नमस्कार क्लास 9th जैक बोर्ड के विद्यार्थियों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग वीडियो आज स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो हमारा जो है वो साइंस के लिए, ठीक है। साइंस का जो एग्ज़ाम आपका 29 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। 29 जनवरी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए तो हम लोग उसका डिस्कस करेंगे। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बार बार आपको कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत बार बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल जो बोला गया है बच्चों, वो है दूध क्या है, ठीक है। दूध क्या है? तो दूध है, द्रव है, ठोस है, गैस है या बीसी यानी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो आपका दूध जो है वो एक द्रव है, ठीक है। दूध जो है एक द्रव होगा। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कि गैस के कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, ठीक है। गैस के कणों के बीच, तो देखिए, आप जब पदार्थ वाला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ठोस, ठीक है। जैसे एक ठोस हुआ, फिर द्रव हुआ और फिर गैस हुआ। तो ठोस में जो कण होता है काफ़ी पास पास होता है, ठीक है। द्रव में थोड़ा सा दूर होता है, और उसके बाद अगर गैस की बात किया जाए तो गैस में काफ़ी दूर होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा सामने रहेगा उसमें आकर्षण बल ज़्यादा होगा, ठीक है। आकर्षण बल ज़्यादा होगा। जिसमें थोड़ा सा दूर होगा इसमें इससे कम होगा। और सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होगा? सबसे ज़्यादा कम आकर्षण बल किस में होगा? तो इसमें होगा, ठीक है। गैस में सबसे कम होगा और ठोस में सबसे अधिक होगा। यहाँ तक अगर बात करें कि गैस जो है जो अगर फैलाव बोला जाए तो फैलाव सबसे ज़्यादा गैस में होगा, और सबसे कम फैलाव फिर ठोस में होगा, ठीक है। दोनों में अंतर है यहाँ पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? गैस के कणों के बीच आकर्षण बल क्या होगा? तो काफ़ी कम होगा। थर्ड क्वेश्चन बोला गया कि बर्फ का टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि। बर्फ का टुकड़ा जो है जल की सतह पर क्यों तैरता है? तो ऑप्शन है, यह जल से भारी होता है, नहीं। दूसरा है, बर्फ और जल का घनत्व तो समान होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, बर्फ जल से हल्का होता है। बर्फ जो है जल से हल्का होता है, इसलिए। अब देखिए, जिसका भी घनत्व तो होता है ज़्यादा, वो अपने से कम घनत्व वाले को तैरा देता है। मान के चलिए, इसलिए आर्किमिडीज ने कहा था उत्प्लावन बल के बारे में, ठीक है। जैसे उत्प्लावन बल में क्या बोला कि एक तरफ पानी है, ठीक है। पानी का कुछ दबाव होगा, उत्प्लावन बल लगाएगा, और अगर ऊपर कुछ वस्तु अगर तैर रहा है तो समझ लीजिए इसका घनत्व क्या है? कम है। और अगर ये डूब जाता है, इसका मतलब कि जल का घनत्व क्या था? ज़्यादा था, वो अपने आप में समाहित कर लिया इसको। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बर्फ जल से हल्का होता है। चौथा क्वेश्चन बोला गया है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। तो जितना गर्म किया जाएगा, जितना ज़्यादा गर्म किया जाएगा, उतना गैस का आयतन क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा गर्म करने पर। गर्म करने से कोई भी वस्तु का कण जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, इसलिए जब फैलेगा तो आयतन भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर बढ़ता आंसर सही होगा। पांचवा सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है। गर्मी के समय सूती कपड़ा, हल्के रंग का सूती कपड़ा बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, प्रोटॉन क्या है, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो क्या है? प्रोटॉन कण किसको बोलते हैं? तो प्रोटॉन जो होता है एक धन आवेशित कण होता है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋण आवेशित होता है। और वहीं बात करें न्यूट्रॉन का, तो वो आवेशहीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग बच्चे कि परमाणु भार होता है। परमाणु भार क्या होता है? तो परमाणु भार जो होता है दोस्तों, वो n और प्लस p, n+p बराबर a, यानी परमाणु का द्रव्यमान होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं। देखिए, ये कोई परमाणु हुआ तो इसका नाभिक यहाँ हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या होता है? तो यहाँ पे न्यूट्रॉन होता है और प्लस प्रोटॉन होता है, ठीक है। और बाहर में आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाता है। चार कक्षा में k, l, m और n, चार टाइप का कक्षा जो होता है उसमें चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 2। इनमें कौन सा अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैस यानी इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस किसको कहेंगे? तो जो समझ लीजिए आप पूरा परिपूर्ण होता है, इसका कक्षा जो होता है पूरा परिपूर्ण होता है, यानी कि जिसको अभिक्रिया करने का कोई ज़रूरत नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। यानी कि देख लीजिए, जैसे कि हीलियम, ठीक है। हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, और वहीं पर बात करेंगे ऑर्गन का, फिर क्रिप्टॉन और रेडॉन और जेनॉन होता है। तो हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, नियोन का होता है 10, और ऑर्गन का होता है 18। जब इसको हम लोग बांटेंगे के एल एम एन कक्षा में बांटेंगे तो देखिए इसका परिपूर्ण हो जाएगा। फिर 10 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2,8 आएगा, इसका भी बाहरी कक्षा पूर्ण होगा। और 18 जो होगा ऑर्गन का, तो इसको जब बांटेंगे 2, 8 और 8 में, ठीक है, तो इसका भी बाहरी कक्षा पूर्ण होगा। तो जिस भी गैस का बाहरी कक्षा पूर्ण होता है उसको अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कहते हैं। इसलिए नियोन यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा बच्चों। आगे हम लोग देखेंगे, आगे बोला गया है कि केनाल किरणें किसका पुंज होता है। तो केनाल किरणें किसका पुंज होता है दोस्तों? 10 नंबर का केनाल किरणें जो होता है प्रोटॉन का पुंज होता है, प्रोटॉन का, इसलिए यह धनावेशित होती है। आगे हम लोग देखेंगे 11 नंबर बोला गया
एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? एक तत्व के समस्थानिक क्या होते हैं? तो समान परमाणु संख्या होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। परमाणु संख्या जो होता है समान, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है भिन्न, उसको समस्थानिक कहते हैं। वहीं पर अगर बात किया जाए कि असमान परमाणु संख्या और बराबर परमाणु द्रव्यमान, तब उसको बोलेंगे समभारिक। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बोला है समान परमाणु संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद बोला गया 12 नंबर कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का संख्या जो होता है 11 और संकेत जो होता है Na। जब इसको बांटेंगे कक्षा में तो 2, 8, 10 और 1, 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बोला गया किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन जो है 18 है, और बोला गया प्रोटॉन 17 है, यानी पी जो है वो 17 है। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चन देखे थे कि n+p बराबर क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान होता है, यानी भार होता है। ठीक है, तो n+p यानी कि 17 + 18 जोड़ देंगे तो सही आंसर यहाँ पर 35 आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? तो देखिए दूरी जो है ना, शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। विस्थापन तो शून्य, मान के चलिए कोई वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से आके फिर यहीं पर आके रुक गया। ठीक है, इसका विस्थापन जो होगा शून्य होगा, लेकिन इसमें इसने दूरी बहुत तय किया है, इसलिए दूरी हो सकता है कि शून्य हो भी जाए और नहीं भी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब रहेगा। उसके बाद 15वां क्वेश्चन कि ओडोमीटर क्या नापता है? तो आप देखते हो गाड़ी में एक मीटर लगा होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कुछ मीटर लगा होता है, और गाड़ी में ओडोमीटर जो होता है वो दूरी को नापता है कि कितना दूर हम लोग चल कर गए हैं। ओडोमीटर जो है दूरी को नापता है। वहीं पर एक और होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर जो होता है आप देखिएगा यहाँ पर कि कितना स्पीड में चल रहा है गाड़ी, ठीक है, कितना स्पीड में चल रहा है उसको नापते हैं इस कांटा के माध्यम से, यानी स्पीडोमीटर से चाल को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का देखने वाले हैं। बोला गया 18 किलोमीटर पर आवर का वेग मीटर पर सेकंड के तुल्य होता है। तो देखिए एक आपको बता देते हैं कि किलोमीटर पर आवर अगर रहा और उसको मीटर पर सेकंड में अगर बदलना है, ठीक है, तो आप देखिए बड़ा से हम लोग छोटा की तरफ जाएंगे, बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे, इसलिए 5/18 से सिर्फ गुना कर देना है। वहीं अगर मीटर पर सेकंड की बात किया जाए, मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर की तरफ जाएंगे तो 18/5 से आपको गुना करना है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में, तो 18 है, तो इसको 5/18 से इसको गुना कर देंगे, 18 कट जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर का वेग अगर मीटर पर सेकंड में पूछे तो वो 5 होगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 17वां क्वेश्चन पूछा गया किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका क्या कहते हैं? कणों की चाल को क्या कहते हैं? तो उसको वेग कहते हैं किसी विशेष दिशा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन दोस्तों जो है बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। आगे है न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का गति का जो दूसरा नियम है, न्यूटन ने 3 नियम दिया था। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा नियम जो बल के लिए दिया था, और तीसरा दिया था क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया। तो दूसरा नियम जो है वही बल का परिभाषा देता है। उसके बाद बोला गया 20वां नंबर बोला ध्वनि तरंग की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो दोस्तों ध्वनि तरंग की चाल का बात अगर करें तो सबसे अधिक ठोस में होती है और सबसे कम निर्वात में होती है। ठीक है, सबसे कम निर्वात में होती है। वहीं प्रकाश का बात सबसे उल्टा होता है, प्रकाश का चाल जो होता है ठोस में सबसे कम होता है और निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे देखेंगे श्रव्य ध्वनि का परास क्या होता है? श्रव्य ध्वनि का जो परास है वो क्या होता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि ध्वनियाँ जो होती है वो 3 टाइप की होती है। यहाँ पर पहला को बोलते हैं अवश्रव्य ध्वनि। ठीक है, अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, इसका परास जो होता है 0 से 20 हर्ट्ज तक होता है, 20 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद एक होता है श्रव्य ध्वनि, यहाँ आपको श्रव्य पूछा है, तो श्रव्य का जो होता है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हम बोल सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद अगर बात करें पराश्रव्य का अगर हम लोग बात करें तो ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर बात करें तो अवश्रव्य को कौन सुन पाता है? तो कुत्ता बिल्ली जो सरसराहट होता है वो सुन पाता है, इसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं। तो यानी हम लोग सुनते किसको हैं? तो श्रव्य को सुनते हैं, यानी कि जो इसलिए पूछा जा सकता है कि मानव कर्ण का श्रव्यता परास क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये बात आपको याद रख लेना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 का दूसरा नंबर। उसके बाद बात करेंगे 22वां नंबर की आवृत्ति न्यू तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी में क्या संबंध है? तो वेग बराबर यहाँ पर क्या होता है? न्यू गुना लैम्डा। ठीक है, न्यू गुना लैम्डा, यानी 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब रहेगा। उसके बाद पूछा गया है कि कैर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कैर का ऐसा मात्रक दोस्तों होता है जूल। ठीक है, कैर का ऐसा मात्रक जो होता है वो जूल होता है। बोला गया है 24वें में कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या होता है? तो जी का मान जो होता है दोस्तों वो 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो 2 सही जवाब होगा। 24 का हो जाएगा आपका 2 नंबर। उसके बाद 25वां क्वेश्चन बोला गया है कि चार
4 वस्तु दिया है P, Q, R और S के द्रव्यमान 5, 10, 15 और 20 kg है। तो 20 kg जिसका होगा यानी S का, ठीक है। S का जड़त्व सबसे अधिक होगा क्योंकि जड़त्व जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। आगे बोला गया 26वां कि निम्न में कौन सही है, निम्न में से कौन सही है, यानी कि गति का समीकरण के बारे में पूछा गया है। तो वी स्क्वायर बराबर, देखिए एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS, तो इसी से कट कर यहाँ बना हुआ है वी स्क्वायर और माइनस का यू स्क्वायर बराबर 2AS, ऐसा भी बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा। आगे बोला गया 27वां लॉलीपॉप सवाल है कि आत्महत्या का थैली किसको कहते हैं। तो आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। और राइबोसोम जो है प्रोटीन निर्माण का केंद्र होता है। बाकी केंद्रक जो है कोशिका के अंदर का भाग होता है, और लवक जो होता है हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वगैरह होता है। उसके बाद 28वां क्वेश्चन बोला है कोशिका की खोज किसने की। तो सबसे पहले 1665 में कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। और ये एक मृत कोशिका था जो पेड़ के कोर के छाल के माध्यम से किया गया था। और रॉबर्ट हुक का बात करें तो ये इंग्लैंड के व्यक्ति थे। आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर के जीन बने होते हैं। तो जीन किसका बना होता है। तो डीएनए का क्रियात्मक खंड होता है जीन, ठीक है। जीन जो होता है वो डीएनए का क्रियात्मक खंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब रहेगा। आगे बोला गया रंगीन प्लास्टिड को क्या कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड यानी कि लवक, ठीक है। तो रंगीन जो प्लास्टिड होता है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। बाकी हरा कलर का जो होता है उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और रंगहीन को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। रंगहीन जिसमें कोई रंग नहीं होता उसको श्वेत प्लास्टिड भी कहा जाता है। आगे 31वां सवाल देखेंगे रक्त क्या है। तो दोस्तों रक्त जो है तरल संयोजी उत्तक होता है जो शरीर को जोड़ने का काम करता है। आगे है रतौंधी कैसा रोग है। तो रतौंधी जो है वो विटामिन डी के माध्यम से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद 33वां सवाल पूछा गया कोर्क कोशिकाओं में क्या पाया जाता है। तो कोर्क कोशिकाओं में सुबरी नामक तत्व पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है। आगे है 34वां नंबर शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण कौन बनाता है। तो आप देखिएगा शरीर में बाहरी और भीतरी रक्षक का आवरण जो बनेगा एपिथेलियमी टिश्यू है, एपिथेलियम यानी इसको उपकला उत्तक भी कहा जाता है। आगे 35वां क्वेश्चन है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है। तो एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होती है, इसलिए साग वगैरह अच्छे से खाना चाहिए। आगे एक दीर्घकालिक रोग यहाँ पर क्या है। एक दीर्घकालिक रोग तो बोला मलेरिया, जुकाम, हैजा या एक्जिमा। तो एक दीर्घकालिक रोग का अगर बात किया जाए यानी जो लंबे समय तक चलता है तो उसको एक्जिमा कहते हैं, जो एक खुजली के टाइप का रोग होता है, ठीक है। एक खुजली के टाइप का रोग होता है एक्जिमा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध किससे है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का जो उद्देश्य है वो समुद्र तल के ऊपर उठने से होता है। उसके बाद 38वां क्वेश्चन है पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करता है उन्हें जैव रसायन यानी कि बायोकेमिकल कहा जाता है। अगला सवाल 39वां है कि मलेरिया रोग का वाहक क्या है। तो मलेरिया रोग का वाहक जो होता है दोस्तों वो मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट है 40वां और अंतिम सवाल कि वे प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन और विकास के लिए करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं प्राकृतिक संपदा, ठीक है। उसका वे पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपना जीवन यापन के लिए करता है उसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है 40 का हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल किए हैं साइंस का, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो और इसमें हम लोग पूरा डिटेल में सॉल्यूशन देख चुके हैं। तो इस प्रकार से अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा शेयर करें दोस्तों, ताकि 29 जनवरी का एग्जाम जो सबका बढ़िया जाए और कम से कम A+ मार्क्स आपका जरूर बने, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में।